एवरीबॉडी एंड वेलकम टू सोशल फाउंडेशन। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8th की पॉलिटिकल साइंस बुक जिसका नाम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3 है, उसका एक जनरल ओवरव्यू देखने वाले हैं। जिसमें हम क्या देखेंगे? जिसमें हम ये देखेंगे कि इस साल आपको इस बुक में कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और उन डिफरेंट चैप्टर्स में कौन से सब टॉपिक्स या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बुक का नाम देखें जो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3, इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि आपने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड अपने 6th और 7th क्लास में पढ़ी है। वहाँ पर आपको कुछ बेसिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और आइडियाज़ के मुतालिक नॉलेज मिल चुकी होगी। अब उससे अलग और डिफरेंट जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और आइडियाज़ है उनके बारे में जो आपको पता चलेगा वो इस बुक में इस साल आपको पता चल जाएगा। इसीलिए इस बुक का नाम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3 रखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि इस साल हमें इस बुक में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहले जो यूनिट 1 है जिसका नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म है, उसमें हमें 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। जिसमें सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरत है, किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनता है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन से फंक्शंस फॉर्म करता है। इसके साथ साथ हम इस चैप्टर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स भी पढ़ेंगे, जिसमें हम फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी मेंशन की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसा मेंशन किया गया है, फंडामेंटल राइट्स भी हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ सेक्युलरिज्म का आइडिया कैसा मेंशन किया गया है वो भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सेक्युलरिज्म होता क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्टेट रिलीजन एक्सक्लूजन की और सेपरेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, यानी ये ज़रूरी क्यों है। इस चैप्टर के आखिर में हम इंडियन सेक्युलरिज्म को जानेंगे और समझेंगे कि ये वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म से किस तरह अलग है और साथ ही साथ इसके क्या क्या फीचर्स हैं। इसके बाद जो अगला यूनिट हम स्टार्ट करेंगे वो होगा यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। इस यूनिट में एक ही चैप्टर है जो है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम भी यही है, यानी पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि लोगों पर कौन से लॉज अप्लाई होते हैं, उसके रिलेटेड लोगों को क्यों डिसाइड करना चाहिए। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो उनके बिहाफ पर उनके लिए डिसीजन लेते हैं उन्हें वो कैसे इलेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ लॉ मेकिंग में पार्लियामेंट का क्या रोल है वो भी हम इस चैप्टर में समझेंगे। इसके साथ साथ हम इस चैप्टर में नए लॉज आने की प्रोसेस कैसे होती है, उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो भी हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर के आखिर में हम कुछ अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज के बारे में भी जानेंगे जिनको पास करने के बाद काफ़ी प्रोटेस्ट्स का सामना करना पड़ा, और उनमें ऐसे कौन से प्रोविजंस थे जो कंट्रोवर्शियल थे वो भी हम समझेंगे। इसके बाद जो अगला यूनिट हम स्टार्ट करेंगे वो होगा यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है द जुडिशरी। इसमें भी एक ही चैप्टर है जो कि है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम भी जुडिशरी ही है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जुडिशरी का क्या रोल होता है, साथ ही साथ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है। इसके बाद इस चैप्टर में हम हमारे इंडियन जुडिशल सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स कैसा है, डिफरेंट लेवल्स पर कौन कौन से कोर्ट्स है और उनकी क्या क्या जुरिडिक्शन है वो हम समझेंगे। साथ ही साथ हम लीगल सिस्टम की ब्रांचेस भी जानेंगे जिसमें हम क्रिमिनल और सिविल लॉ को पढ़ेंगे और उनके दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस है वो भी जानेंगे। इस चैप्टर के आखिर में हम एक इम्पॉर्टेंट
चीज़ देखेंगे जो कि है एसेस्टो कोर्स। यानी हम पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंट सोशल कम्युनिटीज़ को इक्वल एसेस मिलता है कोर्स तक, और अगर एसेस मिल भी गया तो क्या इक्वल टाइमली जस्टिस मिलता है उनको। या ऐसा तो नहीं कि कुछ कम्युनिटीज़ को उनके स्टेटस के बुनियाद पर जल्दी मिल जाता है जस्टिस और कुछ को देर से मिलता है या तो फिर मिलता ही नहीं। ये चीज़ें भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके बाद जो अगला यूनिट हम स्टार्ट करेंगे वो है यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड। इस यूनिट में भी 2 चैप्टर्स हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन और चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। इन दोनों चैप्टर्स में हम मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटीज कैसे होती है वो समझेंगे और साथ ही साथ इनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे कि सोशली मार्जिनलाइज्ड होने का क्या मतलब है। हम कैसे कह सकते हैं कि किसी कम्युनिटी का मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, यानी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इन द सोसाइटी बेस्ड ऑन देयर स्टेटस। ये हम कैसे कह सकते हैं और ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है। साथ ही साथ हम इसमें पढ़ेंगे कि आदिवासी कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी है, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, साथ ही साथ उनके रिलेटेड किस तरह के स्टीरियोटाइप्स सोसाइटी में फैल चुके हैं, एस्टैब्लिश हो चुके हैं। और साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट उनकी डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठा रही है। इस चैप्टर के आखिर में हम कुछ और कम्युनिटीज़ के मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जो माइनॉरिटीज़ है, यानी जो नंबर में मेजॉरिटी के मुकाबले में कम है, जिसमें हम पर्टिकुलरली मुस्लिम्स पे फोकस करेंगे क्योंकि वो सबसे बड़ा माइनॉरिटी ग्रुप है इंडिया में। हम जानेंगे कि उनकी मार्जिनलाइजेशन सोसाइटी में कैसे होती है और कैसे वो दूर भी हो सकती है। इसके बाद जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे हम अभी तक अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि मार्जिनलाइजेशन होती क्या है, तो अब हम उसे अपनी सोसाइटी से हटा कैसे सकते हैं या कम से कम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये कम्युनिटीज़ जो अपने आप को मार्जिनलाइज्ड फील करती है वो अपने फंडामेंटल राइट्स कैसे इन्वोक कर सकती है और कैसे वो गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूर कर सकती है ताकि वो उनको इक्वली ट्रीट करे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए कौन कौन से लॉज एस्टैब्लिश हो चुके हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कौन से मैंशनड है और कौन डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने पास किए हुए हैं। इसके साथ साथ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय डिफरेंट कम्युनिटीज़ में कैसे प्रमोट किया जाता है कि सबको अंडर द लॉ इक्वली ट्रीट किया जाता है। ये हम पढ़ेंगे ये कैसे किया जा सकता है। साथ ही साथ दलित और आदिवासी कम्युनिटीज़ के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है इंडियन सोसाइटी में, वो भी हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर के आखिर में हम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ दीज कम्युनिटीज़ के रिलेटेड ही एक इम्पॉर्टेंट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि है 1989 प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट SCs एंड STs एक्ट। इसमें क्या प्रोविजंस है वो हम समझेंगे और साथ ही साथ आदिवासी की क्या डिमांड्स है कि इस एक्ट के अलावा और क्या क्या चीज़ें उनके लिए होनी चाहिए जिससे वो अपना कल्चर और अपनी जो डाइवर्स लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक है उसे कैसे वो बचा सकते हैं, वो हम जानेंगे। इसके बाद जो अगला यूनिट हम स्टार्ट करेंगे वो है यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ लाइफ में गवर्नमेंट का क्या रोल है और गवर्नमेंट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, वो हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। इस यूनिट में भी 2 चैप्टर्स है जिसमें सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 पब्लिक फैसिलिटी। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पब्लिक फैसिलिटीज़ होती क्या है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि पब्लिक फैसिलिटीज़ का क्या नाता है लोगों के लिविंग स्टेटस के साथ, क्या वो इनके बगैर अच्छे से रह सकते हैं या नहीं, जिसमें हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे वाटर एज अ फंडामेंटल राइट पर कि हम देखेंगे कि वाटर की अवेलेबिलिटी या नॉन अवेलेबिलिटी से
या अनअवेलेबिलिटी से क्या फ़र्क पड़ता है लोगों की ज़िंदगी पर। और इस चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए हम एक शहर जो कि है चेन्नई, कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु, उस पर फोकस करेंगे कि वहाँ कैसा एक्सेस है वाटर का लोगों को, और इसकी सप्लाई से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट का क्या रोल है इस सप्लाई को उन तक पहुँचाने में। आखिर में इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी और कोई और पब्लिक फैसिलिटी ढूंढने में क्या काम किया जा रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रही है, कौन लोग ढूंढ रहे हैं अल्टरनेटिव, ताकि ऐसी प्रॉब्लम दोबारा ना हो और कम से कम लोग फेस करें। इसके बाद जो आखिरी चैप्टर हम पढ़ेंगे इस बुक में इस साल, वो है चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है लॉ एंड सोशल जस्टिस। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि लॉ और सोशल जस्टिस होता क्या है। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी भी करेंगे भोपाल गैस ट्रेजिडी की, जो 1984 में भोपाल, मध्य प्रदेश में हुई थी। हम जानेंगे कि उस ट्रेजिडी के कौन कौन विक्टिम थे, डिज़ास्टर का कॉज क्या था और डिज़ास्टर था क्या, कौन एक्यूज लोग थे और क्या कंपनसेशन मिला, क्या उनको कोई कन्विक्शन हुआ उन एक्यूज लोगों को, ये भी हम जानेंगे। और साथ ही साथ इस ट्रेजिडी में हम ये भी पढ़ेंगे कि आज वो लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो इससे इफ़ेक्ट हुए थे। इसके बाद हम इस चैप्टर में जानेंगे कि इंडियन सोसाइटी में एक वर्कर की क्या वर्थ है। वर्कर यानी वो मज़दूर जो फैक्ट्रीज़ में काम करता है, उनकी क्या वैल्यू की जाती है बाय देयर ओनर्स, बाय द फैक्ट्री ओनर्स, जो उनको एम्प्लॉय करते हैं, जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ में कैसे सेफ्टी लॉज को एनफोर्स किया जाता है, क्या ये सिर्फ पेपर पे है या प्रैक्टिस में भी एनफोर्स होते हैं, और कौन कौन से सेफ्टी लॉज हैं। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारे मुल्क में कौन कौन से नए एनवायरमेंटल लॉज एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो तो करे लेकिन वो अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करे। तो इस तरह आपकी क्लास 8th की पॉलिटिकल साइंस बुक का ये ओवरव्यू कंप्लीट होता है। ये ओवरव्यू देना इसीलिए ज़रूरी था ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप इस साल इस बुक में क्या क्या चैप्टर्स और उन डिफरेंट चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। अब हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में एक एक चैप्टर को सिस्टमैटिकली कवर करने वाले हैं और समझने वाले हैं। अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर से शुरुआत करेंगे, जिसमें मैं आपको इस चैप्टर की जनरल थीम समझा दूंगा। उम्मीद है कि आपको अपनी इस बुक का ओवरव्यू समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ साथ सोशल फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर डाउट को आंसर करने की। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।